नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं चर्चा करने आया हूं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि लंबे समय से उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं भेजी जा रही थी कि वह चुनावी बॉन्ड पर संज्ञान ले, क्योंकि व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता नहीं बनी हुई है। वहीं सत्ताधारी दल को इससे विशेष लाभ हो रहा है, जिस वजह से अब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ठीक है, आपके द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं हम उस पर संज्ञान लेंगे और देखते हैं कि क्या ही मामला सामने निकल कर आता है। तो अब 31 अक्टूबर की डेट निर्धारित की गई है कि सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ज़रूरी हो गया कि हम इससे संबंधित मामला समझें। पहले तो यह समझना रहेगा कि क्या कारण थे जिनके तहत याचिकाएँ दर्ज की गई थी। तो जो याचिकाएँ लगाई गई हैं, उनमें मुख्य रूप से जो नाम सामने आया है, वह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा एक एनजीओ है जिसका नाम है कॉमन कॉज़, और साथ-साथ एक एआईडीआर नाम सामने आया है जिन्होंने याचिकाएँ दर्ज की। क्यों दर्ज की हैं, व्यवस्था समझते हैं तो पता लगता है कि यह कहते हैं कि अभी जो व्यवस्था है ना इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, यह अस्पष्ट फंडिंग प्रणाली बन गई है। यानी कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, किसको कितने-कितने दिए जा रहे हैं, किसको विशेष लाभ हो रहा है, किसको लाभ नहीं हो रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कौन ज़्यादा इसमें लाभ कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं है। और देखने वाली बात यह है कि यह जो प्रणाली है अस्पष्ट है, लेकिन इसके साथ-साथ ही यह अनियंत्रित है पूरी तरह से, क्योंकि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को निर्धारित नहीं किया गया है जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को संभाले। जर्नल सिस्टम है, डिफाइंड है, पहले ही बैंक के पास सब चीज़ें पहुँच जाती हैं, बट उसके बाद किस पार्टी को कितने बॉन्ड्स मिलते हैं, इसको लेकर के कोई मामला बाद में सामने नहीं आता। हालाँकि अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी से पहले की स्थिति को समझें, तो उससे पहले का पैटर्न अलग था। इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी कब आई थी, तो देखिए 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इससे पहले का जो पैटर्न था, उसमें व्यवस्था हर एक पार्टी के लिए निर्धारित थी और यह बता रखा था कि कौन व्यक्ति या कौन सी कंपनी किसी राजनीतिक दल को अपने तहत बॉन्ड प्रदान कर सकती है। तो देखिए, इसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि जो भी कंपनी अपने माध्यम से किसी राजनीतिक पार्टी को सहायता देना चाहती है, तो उसके लिए निर्धारित स्थिति यह थी कि वह अपने पिछले 3 वर्षों के प्राप्त शुद्ध लाभ का 7.5% हिस्सा तक दे सकती है। यह यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट निर्धारित थी। तो यहाँ पर जो लोग याचिका लगा रहे हैं, वह कह रहे हैं कि जब से यह पॉलिसी आई है और इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम आया है, उसके बाद से सिस्टम बदल गया है और ऐसी कोई भी सीमा अब निर्धारित नहीं है। यानी कि अगर कहीं आपको बातचीत अच्छी बनी हुई है, आपको अधिक लाभ मिल सकता है, आपकी लोकप्रियता अधिक है, तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगी, यहाँ पर अच्छे खासे बॉन्ड आपको प्रदान कर देगी। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है या आप सत्ता में नहीं है, तो हो सकता है कि आपको लाभ ना मिल पाए। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं चुनावी व्यवस्था को खराब कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने यह भी मामला उठाया कि इस सीमा को हटाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया, जिससे जो लाभ है वह लाभ मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टी को मिला है। और सत्ताधारी पार्टी को लाभ मिलने का मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जब वो फंड देगी, तो इससे जो हमारे नीतिगत विचार हैं, जो हमारी योजनाएं होनी चाहिए, हमारी अंत्योदय योजनाएं होनी चाहिए, अंतिम वर्ग को लेकर हम विचार सोचते हैं, तो समाज कल्याण की जो भावना है वह अपने आप ही खत्म हो जाएगी और समाज कल्याण की भावनाएं खत्म होकर के वह स्थान ले लेंगी निजी या कॉरपोरेट विचारों का, और उनके लाभ के लिए फिर अधिक मामला सोचा जाएगा, जो कि अपने आप में गलत है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को हम इसलिए स्थापित करते हैं लोकतंत्र में कि वह अंतिम वर्ग का भी ध्यान रखें। जरूरी है कि आप हर एक पे नजर रखें, बट अगर इस तरह से फंडिंग दी जाएगी तो अंतिम वर्ग को लाभ मिलने की जगह प्राइवेट सेक्टर को अधिक लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ही ये जो पूरी की पूरी योजना है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उसके तहत दानदाता जो है वह पूरी तरह से गुमनाम रहते हैं, यानी कि नहीं पता होता किधर से किसको लाभ मिला। लेकिन एक खास बात इन्होंने यहाँ पर यह बताई कि वैसे तो व्यवस्था जो है वह अपारदर्शी है, किसी का नाम सामने नहीं आता, लेकिन जो भी व्यवस्था होती है, जो भी कार्यक्रम संचालित होते हैं, वह सब कुछ सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के माध्यम से होते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर जब कभी भी यह काम सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के माध्यम से होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी करंट गवर्नमेंट होती है उसको विशेष लाभ मिलता है और वह अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है यह जानने के लिए कि किस पार्टी को कितना कितना बॉन्ड प्रोवाइड हुआ है या किसने किसको बॉन्ड प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से पारदर्शिता सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लिए रह जाती है कि बाकी सब दल बाहर बैठे रहते हैं और सभी चीजों को देखते हैं, जिस वजह से हर एक पक्ष जो है वह सत्ताधारी पार्टी को फेवर करता है और बाकी दलों के फेवर में कुछ भी नहीं रह जाता। तो ये सब कुछ इनकी आपत्तियां थी। तो इनकी आपत्तियों की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, जाना, समझा पूरे मामले को और कह दिया कि ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो अब हर एक मामले पर नजर डाली जाएगी और अंतिम निर्णय जो भी आएगा वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, जो कि सभी को
आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसे लिखना हो रहा है या फिर आपको मेंस में अभी आंसर लिखना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, तो इसका नकारात्मक पक्ष में आप इन सभी बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। ऐसे बिंदु जनरली हर जगह नहीं मिलते, हमें अलग अलग आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जब कभी भी आपको इस प्रकार के विषय देखने को मिलते हैं तो चुपचाप आपको कहीं एक तरफ इनको लिख लेना चाहिए और जब कभी भी प्रश्न सामने आए वहां इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ जरूरी है कुछ बात हम लोग चुनावी बॉन्ड के बारे में कर ले, क्योंकि चुनावी में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस योजना को वर्ष 2017 से 18 के बजट में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। सभी के द्वारा यह स्वीकृत भी हो गई, जिस वजह से रिजर्व बैंक एक्ट 1934 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ संशोधन कर दिए गए और इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी को पूरी तरह से व्यवस्था में लागू कर दिया गया। इसके जो यह गुणक होते हैं, यह 1000 रुपए, फिर 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और अंतिम जो होता है वह 1 करोड़ रुपए होता है। यानी कि अगर आप किसी को मैक्सिमम बॉन्ड देना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए की राशि अंतिम है जितना आप दे सकते हैं। यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति एकल रूप से दे सकता है, जैसे कि मैं चाहूं तो मैं किसी भी पार्टी को बॉन्ड दे सकता हूं, बट अगर मेरे को लगता है कि एक अच्छी खासी राशि देनी है तो मैं आपको अपने साथ मिला सकता हूं। मैं कहूंगा कि आप आ जाइए, कुछ राशि आप मिलाइए, कुछ मैं मिलाता हूं, पार्टी को सहायता देते हैं। तो एकल व्यक्ति के अलावा आप संयुक्त रूप से भी दे सकते हैं। वहीं कोई कंपनी भी है तो वह कंपनी अकेले या संयुक्त रूप से भी इन बॉन्डों के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और राजनीतिक दल को सहायता प्रदान कर सकते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी? तो यह सारा जो मामला है, हम देखते हैं कि राजनीतिक दल, वे राजनीतिक दल जो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उन्हीं को ही ये चुनावी बॉन्ड प्राप्त होते हैं। वहीं इस धारा के अलावा एक और अन्य शर्त है जिस पे ध्यान रखना जरूरी है कि आप इस धारा में रजिस्टर्ड तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन धारा में रजिस्टर्ड होने के अलावा जरूरी यह है कि आपको अपनी राज्य विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में पिछली बार 1% मत जरूर मिले हो। यदि इतने मत मिलेंगे तो ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी का उपयोग कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। तो यह इसकी एक खास शर्त है जिसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछी जा सकती है, यह बेहद खास है। तो कौन सी धारा? साथ साथ में पिछले चुनावों में 1% मत प्राप्त होना बेहद जरूरी है। साथ साथ आपको अपने चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग को भी यह बताना होता है कि आपकी पार्टी को कितना फंड मिला है इस पूरे की पूरी प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं होता और जो भी चुनावी बॉन्ड होते हैं यह जारी होने की तिथि से सिर्फ 15 कैलेंडर दिनों तक के लिए वैध होते हैं। जो कोई भी पार्टी अपने बॉन्ड प्राप्त करती है वह केवल और केवल अपने जो ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं पार्टी के, उनके माध्यम से ही ये जो रकम होती है वह प्राप्त कर सकती है। लेकिन 15 दिन की अवधि यदि पार हो गई तो फिर उसको कोई भी पैसा नहीं मिल सकता, वह नहीं निकाल इन बॉन्ड से कोई भी रुपया। ठीक है, यह इसके निर्धारित नियमों में शामिल है हर एक बात। तो क्या क्या आपत्तियां हैं वो बताने के साथ जरूरी है कि चुनावी बॉन्ड क्या क्या होता है, आप याद रखें, क्योंकि एक प्रश्न जो है वह इस प्रकार का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले समय में, जिसको याद रखना जरूरी है हर तरह से। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही बातें, फिर जल्द मिलेंगे कुछ नई बातें ऐसी ही, और सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि आप लोग चाहते होंगे कि मैं आपको आंसर बताऊं, तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह यह है। तो मुझे बताइए कितने लोग का आंसर सही गया है, तो आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कि कितने लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं और प्रश्न को ठीक से समझ रहे हैं। फिर जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नई बातें ऐसे ही जानते समझते पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।